बाहर ही सुर्ख लाल जोड़े में ऊपर से नीचे तक दुल्हन बनी वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह चुपचाप अपना सारा सामान बैग में रखती जा रही थी। तभी दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह जैसे खड़ी थी वैसे ही पीठ घुमाए खड़ी रह गई। दिल बहुत तेज धड़कने लगा। ओ, तो जाने की तैयारी हो रही है। ये जानते हुए भी कुछ देर पहले ही तुम विदा होकर इस घर में आई हो और आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम अपना सामान पैक कर रही हो। जानती हो ना, इस दिन के लिए तुम्हारे पास आने के लिए मैंने कितने समय का इंतजार किया। देवांश की सख्त और हैरान आवाज सुनकर वह अचानक पलटी। उसकी टांगों की जैसी ताकत ही खत्म हो गई थी। सामने देवांश तैयार खड़ा था। आज उसने अपने बालों को जेल लगाकर पीछे की ओर सलीके से कर रखा था, मगर पारुल को इस समय इस खूबसूरत इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि देवांश के यहाँ आ जाने से उसे अपने अधूरे रह गए योजना का दुख जरूर था। मेरे पास मत आइए, मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी, लेकिन अब और नहीं। इतना कहकर वह बैग बंद करके जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि देवांश ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं पारुल, अब नहीं। देवांश अब चुप खड़ा तमाशा नहीं देखेगा। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी मोहब्बत और मेरे प्यार का जितना मजाक बनाना था बना लिया। अगर तुम मुझसे जान मांगती तो मैं दे भी देता, लेकिन मुझसे दूर जाने के लिए जो कुछ तुम कर चुकी हो उसका परिणाम अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे प्यार के बंधन में रहकर भुगतना होगा। जो आग मेरे दिल में तुमने लगाई है उसमें तुम्हारा जलना भी जरूरी है। अपने बेहद करीब खड़ी उसके कांच जैसे साफ चेहरे को आंखों से होंठों तक गहरी नजर से देखते हुए धीमी आवाज में बोला, कितनी इच्छा थी इन होठों को चूमने की। शादी के बाद से मेरे दिल में तुम्हें अपने पास महसूस करने की चाह और बढ़ गई थी कि मैं जी भरकर तुम्हें अपने पास महसूस कर सकूं। उसकी नजरें उसके होठों से फिसलती हुई गर्दन तक पहुंची और फिर उसकी धड़कनों तक ठहर गई। उन्हीं धड़कनों से तो देवांश के दिल की धड़कन को ताकत मिलती थी। वह अपनी और उसकी धड़कनों को एक करना चाहता था, बल्कि पारुल उससे दूर जाना चाहती थी। पारुल उसकी गहरी नजरों और पास आने की गर्मी से घबरा गई। वह उसकी बाहों में छटपटाने लगी। उसकी हल्की सी नजदीकी पर ही वो पसीने से भीग गई। छोड़िए मुझे देवांश, जाने दीजिए मुझे। ये रिश्ता नहीं चाहिए। मैं आपसे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं समझते कि मैं आपके लायक नहीं रही? क्यों जिद कर रहे हैं? भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। वो बेबसी से रो पड़ी। देवांश ने उसके पेट के चारों ओर अपने मजबूत हाथ लपेट लिए और उसे और पास खींच लिया। तुम मेरे पास आ चुकी हो। अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना शामिल हो जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगी। पारुल की सांस उसके सीने में अटक गई जब उसने देवांश के हाथों को अपने चारों ओर कसते महसूस किया। देवांश ने उसे अपने और करीब खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके कंधे पर रखा भारी दुपट्टा सरका दिया। पारुल ने गहरी सांस लेते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसके कान के पास झुक गया और उसके कान में पहनी बालियों को हल्के से छू लिया, जिससे पारुल की धड़कनें बिखर गई। देवांश ने अचानक उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भर लिया, जो डर से कांप रहा था। नहीं नहीं प्लीज। अपने ऊपर झुकते उसके चौड़े सीने को देखकर पारुल ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन देवांश ने झुककर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और जैसे पागलों की तरह उसे चूमने लगा। डर से पारुल ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। देवांश ने उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे और उसे और कसकर सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर अपने प्यार की हल्की बारिश करते हुए उसने उसके माथे पर सजी मांग टीका को छुआ और फिर धीरे से अलग होकर उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके कानों की बालियां निकालते हुए उसने वही किया। इस सब के दौरान पारुल बहुत घबरा गई थी। वह सांस रोके उसके सीने से लगी खड़ी रही। जब देवांश के गर्म होठ उसकी नाक में पहने छोटे से मोती के पास पहुंचे तो पारुल तड़प कर चिल्लाई, छोड़िए मुझे। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती जिसे जबरदस्ती जोड़ा जाए। वह उसे धक्का देकर दूर हुई और अपने होठों को छूने लगी। ये देखकर देवांश का खून खौल उठा। उसने उसे फिर से खींचकर अपने पास किया और उसके होठों पर झुककर सख्त आवाज में बोला, खबरदार, अगर अगली बार मेरे छूने को मिटाने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर ऐसे निशान छोड़ूंगा कि तुम खुद आईने में देखने से भी झिझकोगी। गुस्से में उसे बिस्तर पर धक्का देकर वह गहरी सांस लेते हुए
अपनी शर्ट उतारने लगा। पारुल बिस्तर पर लेटी फूट फूट कर रो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त, जो हर पल उसकी ताकत बना रहता था, जिंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहता था, वह इतना सख्त कैसे हो गया। देवांश, आप समझते क्यों नहीं? मैं अब पहले वाली पारुल नहीं रही। उस रात के हादसे के बाद मैंने जो हर पल दर्द सहा, जो अपनापन और अकेलापन झेला है, वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। समय की बेरहमी ने मेरी आत्मा को गहरे घाव दिए हैं। आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। आपकी कोई भी बात मेरे घाव को भर नहीं सकती। आप समझते क्यों नहीं? मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती, वह कमजोर आवाज में बोली। उसकी बात सुनकर देवांश तड़प उठा। उसने मुट्ठियां भींची और उसके पास आकर उसे कंधों से पकड़कर अपने पास खींच लिया और धीरे से उसे गले लगा लिया। दुनिया जो भी कहे, मुझे अपनी पारुल, अपने प्यार पर भरोसा है। वह आज भी मेरे लिए उतनी ही पवित्र है जितनी पहले थी, साफ और बिना किसी दाग के। मुझे पता है जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था, लेकिन एक हादसे की वजह से तुम अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरे जीने की वजह हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम ही मेरा सुकून हो और तुम ही मेरी शांति। पारुल, तुम मेरी मोहब्बत पर भरोसा क्यों नहीं करती? उसके कांपते शरीर को अपनी बाहों में भरते हुए वो पूरे हक और प्यार से बोला, चले जाइए। भगवान के लिए मेरी हालत पर दया कीजिए। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आपका साथ नहीं चाहिए। वे चक्कर खाते सिर को पकड़ते हुए मुश्किल से बोली, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। सारी जिंदगी अब तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में मोम की तरह पिघलते हुए खुद को खत्म कर देना चाहता हूँ। उसकी हालत देखकर वह उसे और भी कसकर अपने पास खींच लिया। उसकी सांसों की गर्माहट और बहके हुए अंदाज को महसूस करते ही पारुल जैसे होश खो बैठी और उसकी बाहों में ढीली पड़ गई। देवांश के चेहरे पर चिंता फैल गई। उसने उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर बढ़कर धीरे से उसे लिटा दिया। उसके कोमल शरीर को अपने पास देखकर उसके दिल में भावनाओं का तूफान उठने लगा। दिल बार बार उसे बाहों में भर लेने को मचल रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसका सब्र टूट जाता, वह तुरंत उठकर बाथरूम की ओर चला गया। अनिल शर्मा उन लोगों में गिने जाते थे जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी सफलता हासिल की थी। शहर के एक अच्छे मध्यम परिवार से उनका संबंध था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी अपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और साथ ही कुछ बड़े होटल भी थे। उनकी पत्नी नीता शर्मा बहुत सुलझी और शालीन स्वभाव की महिला थी और उनका एक ही बेटा था, देवांश शर्मा। अनिल शर्मा की पड़ोस की एक दोस्त थी जिसे बहुत गहरा रिश्ता था। मीना शर्मा के माता पिता के मरने के बाद अनिल शर्मा के माता पिता ने ही मीना शर्मा को सहारा दिया था। मीना की शादी राघव मलिक से हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद जब वो देवांश 5 साल का हुआ तो मीना को भगवान ने चांद सी प्यारी बेटी दी जिसका नाम पारुल रखा गया। पारुल बहुत ही प्यारी और मासूम थी। देवांश को तो जैसे एक खिलौना सा मिल गया था। वह हर दूसरे दिन अपने पापा अनिल शर्मा से जिद करता कि उसे पारुल से मिलने मलिक विला जाना है और उसके साथ खेलना है। दोनों बच्चों में बहुत प्यार और गहरी समझ थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसके साथ देवांश और पारुल एक दूसरे के और करीब आते गए। पारुल को तो इसका एहसास ही नहीं हुआ था, लेकिन देवांश को जरूर समझ आ गया था कि वह उससे प्यार करने लगा है। पारुल अपनी हर छोटी बड़ी खुशी और दुख उसी से साझा करती थी। देवांश उसका सबसे प्यारा दोस्त था जो उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन बहुत शांति से देवांश ने अपने दिल की बात अपने पापा अनिल शर्मा से कह दी। अनिल शर्मा के दिल में भी ये इच्छा पहले से ही थी, इसलिए वे तुरंत अपनी दोस्त मीना शर्मा के घर चले गए। पारुल उन्हें बचपन से बहुत प्यारी थी और उन्हें इससे ज्यादा खुशी और क्या होती कि वह उनके घर देवांश की दुल्हन बनकर आए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पारुल अपने देवांश के लिए चाहिए, अनिल शर्मा ने राघव मलिक से कहा तो सबके चेहरे मुस्कुरा उठे। राघव मलिक हंसते हुए बोले, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी दोनों बच्चे ही तो हैं, थोड़ा समय बीत जाने दो, फिर इस बारे में बात करेंगे। देवांश अभी पढ़ रहा था और पारुल अभी सिर्फ 18 साल की है। अभी उनकी उम्र ही क्या है, शादी की बात तब करेंगे जब दोनों अपने फैसले खुद लेने के लायक हो जाएंगे। ये सुनकर देवांश चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अनिल शर्मा हंसते हुए बोले, अरे उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, मैं अपनी बेटी की खुशी जानता हूँ। पारुल इस रिश्ते के लिए जरूर राजी होगी और वो मेरे देवांश की ही दुल्हन बनेगी। ये सुनकर सब हंस पड़े और पारुल शर्मा रसोई में चली गई।
देवांश ने तब राहत की सांस ली। कुछ समय के बाद एक सुंदर शाम परिवार के बड़ों की मौजूदगी में पारुल और देवांश की शादी कर दी गई। ये शादी अभी सिर्फ उनके रिश्ते को एक बंधन देने के लिए थी और विदाई उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद तय हुई थी। पारुल राघव मलिक की आंखों का तारा थी और अनिल शर्मा का गर्व भी थी। देवांश उसे दीवानों की तरह प्यार करता था। उसकी ये दीवानगी देखकर पारुल कभी कभी उससे बचने भी लगती थी, लेकिन सच ये था कि वे भी दिल ही दिल में उससे बेहद प्यार करती थी। दोनों परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। तभी एक मनहूस दिन आ गया जब राघव मलिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मीना और पारुल अकेली रह गई। जिंदगी अचानक बदल गई। उनके घर पर जैसे अंधेरा छा गया। उस मुश्किल समय में देवांश ने ही पारुल को संभाला। वह हर समय उसके साथ रहता, उसे हिम्मत देता। धीरे धीरे पारुल और उसकी माँ मीना ने खुद को संभाल लिया, लेकिन समय के साथ नीता शर्मा के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा। एक दिन उन्होंने अपने पति अनिल शर्मा से कहा, जब से राघव भाई नहीं रहे सब कुछ बदल गया है। उनका कारोबार भी कर्ज में डूब गया है। अब उन माँ बेटी के पास देने को क्या रह गया है। ये सुनकर अनिल शर्मा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा है, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। और तुम कैसी बातें कर रही हो, वह लड़की हमारे बेटे की खुशी है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उसी समय नीता शर्मा की जिगरी दोस्त शालिनी वहाँ आ गई। उसने सारी बात सुन ली थी। वह बोली, देख लिया ना, मैं पहले ही कहती थी कि अपने देवांश जैसा हीरा को उस लड़की से मत जोड़ो। अब देखो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। नीता शर्मा बोली, क्या करूँ शालिनी, देवांश उसी से प्यार करता है और अनिल जी भी उसकी तरफदारी करते रहते हैं। तभी शालिनी की बेटी माही भी वहाँ आ गई। शालिनी चालाकी से मुस्कुराते हुए बोली, अभी भी समय है, उस पारुल से पीछा छुड़वाओ और अपने देवांश की शादी मेरी माही से करवा दो। नीता शर्मा परेशान होकर बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है, देवांश पारुल को कभी नहीं छोड़ेगा। शालिनी मुस्कुराकर बोली, तुम बस देखती जाओ, मैं ऐसा खेल खेलूंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। उधर पारुल अपने कमरे में रोते रोते थक गई थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला ही था, किसी ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो देवांश था। पारुल घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं देवांश, कितनी बार कहा है ऐसे हरकत मत किया करो, अगर मम्मी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पारुल। एक दिन जब तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी ना, तब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। पारुल उसकी बाहों में कुछ पल खड़ी रही, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखें बंद होते ही देवांश का मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। उधर देवांश भी मुस्कुरा उठा। उसी शाम पारुल कॉलेज से थोड़ी देर से निकली और जल्दी जल्दी बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी और दो लड़के उतरकर उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर गाड़ी में डालकर ले गए। रात हो गई लेकिन पारुल घर नहीं पहुंची तो मीना परेशान हो गई। उन्होंने देवांश को फोन किया। देवांश घबरा गया और तुरंत वहां पहुंच गया। थोड़ी देर में अनिल शर्मा और नीता शर्मा भी वहां आ गए। पूरी रात उन्होंने हर जगह पारुल को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सुबह होते ही जब वो बेहद परेशान बैठे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने पारुल खड़ी थी। अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ी। देवांश ने दौड़कर उसे संभाला और अपने सीने से लगा लिया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मीना भगवान का शुक्र मनाते हुए रोने लगी। करीब 3 घंटे के बाद पारुल को होश आया और सबने राहत की सांस ली। जब उससे पूछा गया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने बड़ी हिम्मत करके पारुल को अगवा कर लिया था। उसे एक शाम पूरी रात अपने पास रखा, लेकिन उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बिना किसी पैसे या मांग के सुबह घर दरवाजे पर छोड़कर चला गया। आखिर वह कौन था जिसने बिना किसी वजह के पारुल को उठा लिया, या फिर शायद गलती से उसे ले गए होंगे और जब सच पता चला तो उसे सही सलामत वापस छोड़ गए। अनिल शर्मा घर आते ही देवांश से यही सब बातें कर रहे थे। वह जो भी था, लेकिन हमारी इज्जत को बहुत ठेस पहुंचा गया है। नीता शर्मा जो अब तक इस पूरे मामले में चुप बैठी थी, अचानक बोल पड़ी। अनिल शर्मा, देवांश ने सख्त नजरों से उन्हें देखा। ऐसे क्या देख रहे हो आप दोनों मुझे तो इस पूरे मामले में जरा भी सच्चाई नहीं लगती। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की एक शाम पूरी रात घर से गायब रहे और उसे उठाकर ले जाने वाला उसे सुरक्षित वापस छोड़ जाए। मुझे तो लगता है पारुल ने खुद ही कोई कहानी बना ली है। नीता शर्मा गुस्से में बोली। अनिल शर्मा धीरे से बोले, लेकिन पारुल ने जो बताया है वही सच है। वह आज भी पहले की तरह साफ और पवित्र है।
ये सुनते ही नीता शर्मा ताना मारते हुए बोली, वाह, उसने कहा और आपने मान भी लिया। क्या उसका हर शब्द सच ही होता है? क्या पता वह खुद किसी के साथ चली गई हो और अब कहानी बनाकर सबको बेवकूफ बना रही हो। देवांश गुस्से से बोला, मॉम, भगवान के लिए चुप हो जाइए। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि पारुल ने मुझे धोखा दिया है? नीता शर्मा बोली, तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा। मान लो इस मामले में पारुल की गलती ना भी हो, लेकिन ये तो सच है कि वो एक शाम पूरी रात किसी अजनबी आदमी के पास रहकर आई है। क्या गारंटी है किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया होगा? नीता शर्मा की बातों से परेशान होकर देवांश जोर से पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ पारुल पहले से भी ज्यादा चुप और उदास रहने लगी थी। एक तरफ सब लोग उसे हिम्मत दे रहे थे और उस पर भरोसा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नीता शर्मा की ठंडी नजरें, कड़वी बातें उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह अपने टूटे दिल को संभाल भी नहीं पाती थी कि नीता शर्मा की बेरुखी उसे और दुखी कर देती थी। इस समय देवांश खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। वह लाख कोशिश करता पारुल को अपने प्यार का भरोसा दिलवाए, लेकिन पारुल की गहरी चुप्पी और दूरी खत्म नहीं हो रही थी। आखिर एक दिन देवांश ने फैसला कर लिया और गंभीर आवाज में बोला, बस बहुत हो गया, अब मैं पारुल की विदाई मांगने जा रहा हूँ। मैं अपनी पारुल को खुद संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। तभी शालिनी आंटी, उनकी बेटी माही, वह भी बैठी थी। शालिनी आंटी बोली, लेकिन बेटा, एक ऐसी लड़की के साथ। इतना सुनते ही देवांश की आंखों में गुस्सा भर गया। वह बोला, पारुल मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, और अगर किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी गलत कहा, मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगा। उसका गुस्सा देखकर शालिनी आंटी, माही और नीता शर्मा सब चुप हो गए। उधर जब मीना को देवांश के फैसले के बारे में पता चला तो पारुल घबरा गई और रोते हुए बोली, मम्मी, मुझे अभी विदा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मीना ने उसे समझाते हुए कहा, पारुल, एक दिन तो तुम्हें जाना ही है ना, अब वो तुम्हारा घर है। लेकिन पारुल रोते हुए बोली, मम्मी, अब मेरा दिल कहता है कि मैं देवांश के प्यार के लायक नहीं रही। लोगों की नजरें मुझे हर पल एहसास दिलाती है कि मुझ पर दाग लग चुका है। इस समय मेरा क्या कसूर है मम्मी? ये कहकर वो मीना के सीने से लगकर रोने लगी। मीना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि समाज में लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद मीना ने देवांश को फोन करके कहा, बेटा, पारुल विदाई के लिए तैयार नहीं है। जब से उसे पता चला वह लगातार रो रही है। मुझे डर है कहीं उसकी तबीयत और खराब न हो जाए। देवांश ने गहरी सांस लेकर कहा, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं उसे समझा दूंगा। ये कहते हुए उसके मन में माँ की कड़वी बातें और लोगों के ताने गूंजने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि वे लड़की पूरी रात बाहर रही है, उसे शादी खत्म कर दो। कुछ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। ऊपर से पारुल का विदाई से इनकार। ये सब सोचकर देवांश का मन भीतर ही भीतर जल रहा था। वह सीधे दिल्ली में बने मलिक विला पहुंच गया और पारुल के कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी मीना उसे बाहर मिल गई और बोली, वह कमरे में है, अब तुम ही उसे समझा सकते हो। इतना कहकर वह ऊपर चली गई। देवांश लंबी गलियारे से गुजरते हुए धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ा, जैसे कोई अनजाना सा एहसास उसे खींच रहा हो। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, सिर्फ एक छोटी लाइट जल रही थी। उसी हल्की रोशनी में जब उसकी नजर बिस्तर की ओर गई तो वह एक पल के लिए वहीं रुक गया। पारुल बिस्तर पर सो रही थी। गुलाबी रंग की ढीली शर्ट उसके नाजुक शरीर पर हल्की सी खिसकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और एक लट उसके चेहरे पर आकर टिक गई थी। वह करवट लेकर सो रही थी। एक हाथ गाल के नीचे दबाया था, दूसरा पेट पर रखा हुआ था। उसकी धीमी सांसें कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। देवांश कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसकी नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। जब नींद में डूबी पारुल ने बेखबरी या खामोशी में करवट बदली तो उसके उस मासूम और नाजुक अंदाज पर देवांश शर्मा की रगों में दौड़ते खून की रफ्तार तेज हो गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों का रंग एक पल में बदल गया। उसी वक्त उसके कानों में अपने बाबा की आवाज गूंजने लगी, देवांश, वह अब भी मासूम है, उसे अपने साथ ले आओ, उसे इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर मत छोड़ना। उस आवाज ने जैसे उसके अंदर चल रही जंग को और भड़का दिया। खुद पर ढेरों जब्त करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बेहद नरमी से उसके करीब झुक गया।
उसका कांपता हुआ हाथ पारुल के चेहरे की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे समेटने लगा। उसके उंगलियों के स्पर्श से जब पारुल के रेशमी बाल हटे तो उसके चेहरे की नरमी देवांश की उंगलियों में जैसे घुल सी गई। उसे लगा जैसे वह किसी रेशम को छू रहा हो। उसकी सारी थकावट एक पल में गायब हो गई। मैं तो सिर्फ उसके बाल समेटकर उसका लिबास ठीक करके वहां से लौट जाना चाहता था, लेकिन पारुल के चेहरे की मासूमियत और उसकी नरमाहटों ने जैसे उसे बेखुद कर दिया था। उसकी उंगलियां उसके रुखसार पर ठहर ठहर कर घूमने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके मजबूत हाथों के गर्म स्पर्श और उसकी गहरी निगाहों के घेरे में पारुल की नींद में खलल पड़ गया। वह हल्का सा कसमसाई तो देवांश की आंखों के कोने सुर्ख लाल होने लगे। नींद में डूबी पारुल अपने चेहरे पर सरकते उस अजनबी स्पर्श से बेचैन हो उठी और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी भारी पलकों को उठाया। पहले सब कुछ धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर साफ हुई और जैसे ही उसने अपने ऊपर झुके उस चेहरे को पहचाना, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। देवांश उसके ऊपर झुका हुआ था। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही देवांश के दिल और दिमाग में चल रही जंग उसके काबू से बाहर हो गई और वह अचानक झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख बैठा। ये पल इतना अचानक और बेखुदी से भरा था कि वह खुद भी खुद को रोक नहीं पाया। पारुल की आंखें बेयकीनी से फैल गई। उसका दिल एक पल को जैसे रुक गया और फिर इतनी तेज धड़कने लगा कि उसका पूरा जिस्म कांप उठा। उसकी सांसें थम गई और वह फटी फटी आंखों से उस हल्की रोशनी में देवांश को देखती रह गई, जिसका एक हाथ उसके गाल पर था और दूसरा उसके सिर के पास तकिए पर टिका हुआ था। देवांश पूरे एहसास के साथ उसके होठों पर झुका हुआ था। उसके होंठ गरम नरम बेहद मजबूत थे, जैसे उसकी सारी बेचैनी और भावनाएं उसी एक लम्हे में घुल रही हो। पारुल ने जब खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो देवांश ने उसकी कलाइयों को अपनी पकड़ में थाम लिया। पारुल ने मजबूती में आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक उसके जहन में वह काली रात पहुंच गई, जब नकाबपोश लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और वो पूरी रात घर से दूर रही थी। उसी याद ने उसके दिल में डर भर दिया। नहीं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। ये ख्याल आते ही उसने पूरी ताकत से देवांश को खुद से दूर करने की कोशिश की और उसके सीने पर जोर से धक्का दे दिया। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या देवांश को अपनी पत्नी पर भरोसा रहेगा या नहीं, या फिर देवांश पारुल को छोड़ देगा? इसके आगे की कहानी बहुत ही रोमांच से और रहस्य से भरी है, तो इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।